हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी पे। हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी शुरू किए हैं। देख सकते हैं चैप्टर 1 में हम लोग पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर का नाम था हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। क्योंकि ये यूनिट के रूप में है, यहाँ चैप्टर नहीं मिलेंगे क्लास 7 में। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे ये किताब हमें क्यों पढ़नी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें हमें ये किताब क्यों पढ़नी है, हमारे अतीत के रूप में देखेंगे। टू क्लास 7 में है तो सबसे पहले अगर हमको देखना है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है तो देखेंगे अगर हम यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, प्री कम मेंस के हिसाब से दे रहे हैं, वनडे एग्जाम देख रहे हैं, अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री सब्जेक्ट है यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस में, या नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, हेल्पफुल है। साथ ही हम बात कर रहे थे हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो देख सकते हैं हम लोग इसके पहले पार्ट को कंप्लीट किए थे। देखा था हमने कि भारत को हिंद अरब के बारे में देखा, शून्य देखा, आर्यभट्ट के बारे में सुना, नई खोजों के बारे में सुना, इंडिया का एक मैप देखा जो सबसे पहले आप अरबों ने बनाया। फिर इसके बाद कौन है, एक फ्रांस के चित्रकार थे या उन्होंने बनाया। कहीं ना कहीं वो आज का मैप और उस समय के मैप से मिलता जुलता है काफ़ी हद तक। तो देख सकते हैं इसी संदर्भ में आप देखेंगे नए राजनीतिक समूह और राजनीतिक समूह के नए सामाजिक समूह और राजनीतिक समूह के संदर्भ में देखेंगे। तो अगर आप देखें 700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों के दौरान इतिहासकारों के लिए ये कहते हैं कि चुनौती भरा रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। मुख्य रूप से इसलिए इस पूरे काल में आप देखेंगे बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय में नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे क्या हुआ, अब नई नई टेक्नोलॉजी विकसित होने लगी हैं। साथ ही आप देखेंगे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्धों में अग्नेयास्त्र, बारूद के हथियार। आप देखेंगे बाबर के समय क्या था, बाबर जब आए थे, जब पानीपत का युद्ध होता है तो उसमें क्या करते हैं, आप तोपों का युद्ध करते हैं, बारूद का, इसीलिए वो युद्ध जीतते हैं। तो देखें इस उपमहाद्वीप में आप देखेंगे नई तरह का खान पान भी आया, क्योंकि लोग बाहर से आए। आपको बता दें भारत का जो आलू है, मक्का है, मिर्च है, चाय है और कॉफ़ी है, ये सभी भारत के मूल में नहीं हुए हैं। आलू कहाँ से आया आपको पता है, मक्का कहाँ से आई है भारत में, मिर्च कहाँ से आई है, चाय कहाँ से आई है, कॉफ़ी कहाँ से आई है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रहे कि इन तमाम परिवर्तनों के साथ साथ आप नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के लिए साथ आए, क्योंकि हम 1750 तक की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हो चुका था, तो आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी ये सभी अंग्रेज द्वारा लाए हुए थे। ठीक, इन्हें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यूपीएससी में ये पूछा भी गया है। ठीक है, इसे तो पीटी पॉइंट अब इसे याद रखिए। और देखेंगे इन तमाम परिवर्तनों में आप देखेंगे इस नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के लिए साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के भरा काल रहा है। आप ये भी इसे देख सकते हैं। तो आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी इसे काल कहा जाता है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। आप ये भी देखेंगे अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिस समुदायों को आप देखेंगे महत्व बड़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत रखा गया है। राजा का पुत्र निकला। 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच आप देख सकते हैं इस संदर्भ में यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो आप देख सकते हैं इस नाम से, तो कभी आपसे क्वेश्चन पीटी में पूछा जाए तो याद रखिएगा। और साथ में देखेंगे कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इसी युग में देखेंगे राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हासिल करने के अवसरों का लाभ भी मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिक और मुंशियों के कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने उठाया। तो ये सभी आप देखेंगे बाद में ये सब क्या हुए, एक साम्राज्य के रूप में आप देखेंगे तो इनका हुआ।
कार्य हुआ तो आप देखेंगे जो चित्र रहड़ का विकास हुआ पानी में सिंचाई के लिए, आप देख सकते हैं इसका तात्पर्य है कि क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। साथ ही आप देखेंगे इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, क्योंकि अब क्या है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी लोग जंगलों को काट कर खेती करने लगे थे। उस समय खेती में एक ऐसी व्यवस्था थी कि जैसे कोई ज़मीन जब उपजाऊ नहीं रह जाती थी तो लोग छोड़ देते थे, दूसरी ज़मीनों पर खेती करने लगते थे, जंगल काट देते थे, तो खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से और पूरे तौर पर हुआ। ठीक है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी आप देखेंगे पर्यावास के क्षेत्र में परिवर्तन आप देखें हुआ, कई कारण से वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो पर्यावास किसे कहते हैं, इकोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है इसे। साथ ही आप देखेंगे तो कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषि कृषक बन गए। अब वनवासी जिससे जनजाति वो धीरे धीरे क्या है अब जुताई खेती करने लगे, वो धीरे धीरे कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार में आए, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्होंने अब कर चुकाने पड़ते थे क्योंकि वो समाज का हिस्सा बन गए। स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी उन्हें। और देखेंगे परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर अब उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी और कुछ के पास मवेशी पालते थे। कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। और देखेंगे उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यही दर्जे आप देखेंगे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का निर्णय, इसके आधार पर उन्हें दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में ये दर्जे थे। साथ ही बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, देख सकते हैं इसे। साथ ही आप देखेंगे सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। पहले आप देखेंगे हर समाज के अपने कुछ नियम थे। इन नियमों का पालन जात के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करती थी। आप देखेंगे कुछ इलाकों में जाति पंचायत होती थी कहा जाता था, लेकिन जातियों के अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन करना पड़ता था। तो रीति रिवाज गांव का थे तो गांव के हिसाब से चलते थे। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। वे मिलाकर राज्य की एक छोटी इकाई पर निर्भर होते थे। जो गांव थे तो गांव से ही गांव मिलकर एक राज्य की एक छोटी इकाई बनती थी। आप इसे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्षेत्र और साम्राज्य के रूप में। तो देख सकते हैं क्षेत्र और साम्राज्य दक्षिण भारत की ओर चलते हैं तो चोल का नाम सुना होगा। तुगलक के बारे में जानेंगे, मुगल के बारे में जानेंगे। तो चोल चलेंगे दक्षिण भारत, तुगलक वंश आप देखेंगे। आप उत्तर भारत में आएंगे तुगलक वंश है, मुगल वंश है। बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। और आप देखेंगे दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल इसमें दिखाया गया है। 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक प्रशस्ति है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसने संपूर्ण दक्षिण भारत, द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए उनकी सेनाओं के आगे पलायन कर जाते थे। आप ये भी देखते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे समझने लगे कि कोशिश में भी लगे रहते थे शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। आप ये देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि कुछ भारत के कुछ अंश हैं तो इन्हें आप देखेंगे राज्य हैं। तो कुछ मुल्तान तो आप देखेंगे इस संदर्भ में ये किसी शासक के अंतर्गत आते थे। कौन सा किस जगह पड़ता था आप इस हिसाब से इसे देख सकते हैं। साथ ही आप भाषा और क्षेत्र के संदर्भ में बात करें तो 1318 की बात है। कवि अमीर खुसरो ने देखेंगे कि इस बात पर गौर किया था कि देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। ठीक है, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी और द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में मंजूरी, गुजरात में मावारी, तमिलनाडु में गौड़ी, बंगाल में अवधी
और उत्तर प्रदेश और हिंदी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे। अमीर खुसरो ने देखेंगे आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा सांस्कृतिक भी है जो किसी विशेष क्षेत्र में भाषा नहीं थी। ये प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए, उस सूची में उन भाषाओं के नामों को बताइए। उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है जो उन नामों में से एक है, इन्हें रेखांकित कीजिए और उन नामों के भिन्न आप खींच दीजिए। तो ऐसे आप देखेंगे 700 से कई क्षेत्र अपने आसपास के भौगोलिक आयाम हो चुके हैं, उनकी अपनी भाषा है, सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। आप उनके बारे में और अधिक जानकारी देखेंगे। ये क्षेत्र हैं विशेष शासक राजवंशों से जुड़े हैं। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराटें चलती रहती हैं। कभी कभी आप देखेंगे चोल हैं, खिलजी हैं, तुगलक हैं और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले विशाल साम्राज्य से भी खड़ा कर लेते थे। और आप देखेंगे सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए आप देखेंगे जो इनकी तुलना अगले चैप्टर में जब देखेंगे तो खिलजी मुगल वंश और कितनी अवधि तक चले, तो खिलजी और मुगल वंश की तुलना हम लोग करेंगे इस संदर्भ में। साथ ही आप देखेंगे 18वीं सदी के दौर में मुगल वंश के पतन ढलान में उत्तरवर्ती मुगल काल शुरू हो जाता है और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे क्षेत्रीय जो विशेष राज्य हैं फिर से उभार करने लगे। और लेकिन आप देखेंगे ये भी कि जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उनमें कुछ की प्रकृति बदल गई, उन पर छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा। उन राज्यों की बहुत सी बातें उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर धीरे धीरे आप देखेंगे फैलने लगी। इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी जो, और आप ये भी देखेंगे इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी हुई थी। साथ ही परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति, भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय का जो सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव उन पर पड़ा था। आप देखेंगे अगर आप पता लगाएं कि राज्य कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा, यदि रहा था तो कितने समय तक। क्या आपको संस्कृत ज्ञान ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणियां याद हैं? देख सकते हैं। संरक्षक के रूप में अगर बात करें, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद या सहारा दे। अब बात करें पुराने और नए धर्म के संदर्भ में, तो आप देखेंगे जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे थे, इतिहासकार कर रहे थे, और इस दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। जैसे दैविक तत्वों में आप देख सकते हैं परिवर्तन आ गए। लोगों में आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, ठीक है, आप देखेंगे, मगर आमतौर पर इसे आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था, ठीक है। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। इस पॉइंट को आप याद रखें, कभी पूछा जाए आपसे। और जैसे जैसे इन समुदायों के जो है सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिन हिंदू धर्म कहते हैं उन्हें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में देखेंगे कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा हुई, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा और बढ़ती सुई सत्ता मिली। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण हम समाज का इनका बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया। आप देखेंगे इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन ये भी है कि भक्त की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशिष्ट कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकें। तो देख सकते हैं संदर्भ में यह वह युग है जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी के व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। मुसलमान आए, कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करने लगे, जिसका प्रेम, करुणा, सौंदर्य अपने आप में क्या है, एक आस्था रखने वाला हर व्यक्ति को गले लगाता है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो कुरान शरीफ है
कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रेम करुणा संदौर की बात करता है। लेकिन आज के समाज में आप देखेंगे अगर इसी धर्म की तो या हिंदू धर्म की कुछ ऐसी चीज़ें तो आप देखेंगे चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। साथ ही आप देखेंगे कई शासक इस्लाम और उनके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों द्वारा अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह के व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद कौन थे, अली को जो है मुसलमानों को विधिसम्मत नेता मानते थे शिया लोग। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। कभी आपसे क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है। ये इस्लाम के आरंभिक दौर में देखेंगे इस धर्म का नेतृत्व करने वाले आप देखेंगे जो खलीफा कहलाते थे आप देखेंगे, और आगे भी इसी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी सिद्धांत हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में जो इस्लामी न्याय सिद्धांत वो कहाँ का है, तो हनफी और सफ़ी सिद्धांत, आप इसे पीटी में याद रखें। साथ ही आप देखेंगे विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार देख सकते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों दिन वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। नजरिया यह है कि सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता ही है, दिखलाता है। ये विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व है ये भी दिखाता है, कितना परिवर्तन आया ये भी दिखाता है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए, समय का अध्ययन कुछ आसान कर देता है। 19वीं सदी का दौर आएगा तो मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन आप देख सकते हैं किस आधार पर हुआ है, विचार पर आधारित था। शासकों का धर्म एक ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, शासकों का धर्म ही एकमात्र देखेंगे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था की बात है, समाज, संस्कृति और कई ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आते हैं। देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन ऐसे नहीं आए, बदलाव नहीं आए। इस दृष्टिकोण में उस उपमहाद्वीप की अपार विधि सत्ता की उपेक्षा की गई है। आप देखेंगे इस संदर्भ में। अब हम काल विभाजन की बात करें तो आज बहुत कम इतिहासकार ही इसे स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार देखेंगे अगर विभाजन इसका तो आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो पहली बात है। दूसरा, अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल अपने इतिहास पढ़े, उन्होंने प्राचीन समाजों में आप देखेंगे कि कई प्रकार के समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक थे, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी थे, शहरों और गांव के निवासी थे, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य थे। आप देखेंगे इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता था। उसमें आपको कृषक समाजों का विस्तार है, क्षेत्रीय और साम्राज्य राज्यों की काफ़ी उदय, कभी कभी ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार की जानकारी आपको मिलाई पड़ेगी। आप देखेंगे भारत के इतिहास के 1000 साल और उनके बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ और 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थे। तो आप देखेंगे भारत के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी दिखाई पड़ेंगे। आखिर में आप जाएंगे तो 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न दिखाई पड़ेंगे। अगर आप 16वीं 18वीं शताब्दियों के बाद पीछे जाएं तो जिसमें 8वीं और 11वीं शताब्दी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको 16वीं और 18वीं शताब्दी में बदलाव दिखाई पड़ेगा। इन सारे कालों को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है, फिर भी मध्यकाल की तुलना में प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद रखिएगा। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति, बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा होता है। आप देखेंगे आधुनिकता में बौद्धिक प्रगति, भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति। ठीक है, तो याद इसमें आशय यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़वादी थे। इस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ या हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं है कि मध्यकाल में कोई परिवर्तन नहीं, बहुत सारे टेक्नोक्रेट आए हुए हैं। इन 1000 वर्षों के दौरान आप देखेंगे इस उपमहाद्वीप में समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे। आप ये भी देखेंगे
कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो चुकी थी कि इससे यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। कौन से? मध्यकाल में। हजारों पुस्तक पढ़ते समय आप ये देख सकते हैं कि चिन्हों और सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को ध्यान से पढ़ते चलें या देखते चलें, ध्यान देते चलें, और जो भी संभव हो कि आपकी तुलना में पिछले जो बातें पढ़ी थी आप उन्हें भी ध्यान में रखते हैं। इस किताब में बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे अब क्वेश्चन है आपसे कि पांडुलिपि क्या होती है, जाति क्या है, क्षेत्र क्या है, काल विभाजन क्या है। काल विभाजन में आप धर्म के आधार पर देख सकते हैं, बहुत लोग मानते हैं, लेकिन शासक में बदलाव के आधार पर धर्म विभाजन, या फिर आप आर्थिक और सामाजिक कारक के आधार पर आप काल विभाजन कर सकते हैं, यही मानना इतिहासकारों में। आप देखेंगे अतीत में विदेशी किसे कहा जाता था, आपको बताया था कि अतीत में विदेशी जैसे कोई जनजाति आ गई, विदेश से आ गए कोई विदेशी, ठीक है, दूसरे गांव से आ गया तो विदेशी बोला जाता था। और निम्नलिखित में कौन सा सही या गलत है? सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। इस काल के बाद मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ कर बाहर कर दिए जाते थे। तो आप देखेंगे सुल्तान गियासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर, कश्मीर का शासक था। तो आप इसे देख सकते हैं कि गियासुद्दीन बलबन कहाँ कहाँ के शासक थे। तो इस संदर्भ में हमने आपको एक मैप दिखाया था, देखेंगे। साथ ही आप देखेंगे 700 के बाद के काल के संबंध में कोई अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो आप देखेंगे 700 के बाद मतलब कोई अभिलेख नहीं मिलते हैं। इस काल में मराठों और जो है कौन की मराठों राजनीतिक महत्व की स्थापना होती है। ये आप देख सकते हैं सही या गलत है, तो ये आप गलत कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी जमीन से उखाड़कर बाहर कर दिए जाते थे। तो आप देखेंगे अपने आप ही वो बाहर चले जाते थे या बाहर कर दिए जाते थे। तो अब गियासुद्दीन बलबन का समय आया तो असम, मणिपुर की तरफ, तो इसको गलत करेंगे। साथ ही आप 700 के बाद के काल के कोई अभिलेख हमें नहीं मिलते हैं, इसे हम मान सकते गलत है। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में। साथ में आप लेखागारों में आप देखेंगे क्या पांडुलिपियाँ रखी जाती थी, नए नए इतिहास का वो जो भी इतिहास होते वो रखे जाते हैं। आप देखेंगे 14वीं सदी का एक इतिहासकार कौन थे, तो आप देख सकते हैं 14वीं सदी के बहुत सारे इसमें आप भर सकते हैं अपने हिसाब से, देख सकते हैं। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका हमने आपको बताया, चरखा, रहेट, बहुत सारी चीज़ें थी। इस काल में हुए कुछ धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी, तो आप देखेंगे धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी क्या हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, लोग जाति धर्म जो है सामूहिक आस्था के केंद्र थे। मध्यकाल में आया तो धर्म व्यक्तिगत हो गया, ठीक है, जो है उसी के साथ, लेकिन धर्म जब भी जहाँ भी रहा तो सामूहिक रूप से रहा। आपसे देख सकते हैं पिछले, आप इसे काल करें तो पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द कैसे का अर्थ कैसे बदला, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए गए, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। पांडुलिपियों के उपयोग के इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इतिहासकार अतीत की कालों या युगों को कैसे विभाजित करते हैं, इस काल में उसके सामने क्या कठिनाई आई, आप इसे देख सकते हैं। बाकी कोई खास काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी आपको लगे तो देख सकते हैं। इस तरीके से हम इस चैप्टर को अपनी समाप्ति की ओर लेकर आ गए हैं। तो मिलते हैं। साथ ही आई होप इस चैप्टर में हमको कुछ खास चीज़ें एक जानकारी भर थी। अगले चैप्टर में देखते हैं क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक है, इससे ज़्यादा हमको क्लास 6 की एनसीईआरटी में जानकारी प्राप्त हुई थी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या जो आपको इस चैप्टर के आगे के चैप्टरों की एक समझ विकसित करेगा। तो आई होप आपको हमारा बताया हुआ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक चीज देख लो, ठीक है।